नमस्ते सभी बच्चों को। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का। इसके अंदर अपन ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसके रीजन जानेंगे, क्योंकि कई बच्चों को इसके रीजन नहीं पता है या फिर वो पढ़ नहीं पाए हैं, तो साथ साथ में ये याद भी हो जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं। जैसे बीज का परिवर्तन होता है, तो बीज का परिवर्तन होता है वो बीजांड से होता है, अंडाशय से नहीं होता। वैसे अंडकोश इसमें लिखा है। तो होता क्या है कि इस तरीके से देखिए, ये मैंने इस तरीके से बनाया है। ये वर्तिकाग्र है और ये वृत्तिका है और ये अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। तो जब निषेचन हो जाता है तो अंडाशय से फल बनता है और बीजांड है वो बीज बनाता है, इसीलिए फल के अंदर बीज होते हैं। फिर उसके बाद है द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्लांट की कई कैटेगरी होती हैं, जैसे सेवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म जो आज के अपन प्लांट देखते हैं उनमें द्विनिषेचन पाया जाता है, एंड ओनली सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही आपको या आवर्त बीज में ही आपको द्विनिषेचन मिलेगा। नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। तो जिम्नो में आपको कभी भी द्विनिषेचन नहीं मिलता है। ध्रुवीय इकाई का निर्माण होता है। होता क्या है बेटा कि अंडजनन होता है, और अंडजनन से अंडाणु का निर्माण होता है। तो एक कोशिका से वहाँ पे 4 अंडाणु नहीं बनते, बल्कि एक ही अंडाणु बनता है, बाकी 3 है वहाँ पे ध्रुवीय इकाई बनती हैं। तो जब अंडजनन स्टार्ट होता है तो वो oocyte से होता है, और oocyte के अंदर माइटोसिस होता है, जिससे कई प्राइमरी oocyte बनती है। प्राइमरी oocyte में म्यूसिस फर्स्ट होता है, और म्यूसिस फर्स्ट होने से सेकेंडरी oocyte बनती है और एक ध्रुवीय इकाई बनती है। फिर सेकेंडरी oocyte के अंदर म्यूसिस सेकेंड होता है, और उससे फिर ओवम बनता है, और एक ओवम बनता है और एक ध्रुवीय इकाई बनती है। और जो पहली ध्रुवीय इकाई बनी थी उसमें भी म्यूसिस सेकेंड होता है, और इससे 2 ध्रुवीय इकाई बनती है। तो इस प्रकार एक ओवम और 3 ध्रुवीय इकाई है वो बनती है। तो अंडजनन में है वो ध्रुवीय इकाई है वो बनती है। मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के अंदर भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या 3 होती है। देखिए, मनुष्य के अंदर जब एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है तो उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 भ्रूणीय झिल्लियाँ बनती है, और इन 3 भ्रूणीय झिल्लियों से ही मनुष्य के अंदर सभी ऑर्गन का विकास होता है। मानव जनसंख्या का जनसंख्या की अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ऐसा होता है जिसमें मानव की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है निषेचन का रोकना। कई बच्चे अंडजनन को रोकना ये करके आते हैं, लेकिन ये गलत है। देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र के अंदर ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर ओवम बनता है, और ओवम बनकर जाता है एम्पुला। होता क्या है कि अगर ये रास्ता खुला हुआ हो तो यहाँ पे स्पर्म आके इसको निषेचन करता है, लेकिन निषेचन के लिए डॉक्टर्स क्या कर देते हैं, नसबंदी। और नसबंदी में क्या करते हैं, स्फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट देते हैं, और काटने के बाद इसको यहाँ से बांध देते हैं। तो अंडाणु तो बनता है, यानी अंडजनन को नहीं रोक रहे हैं वो। स्पर्म यहाँ से आके यहाँ तक ही आ जाता है, आगे जा नहीं सकता, यानी निषेचन को रोकते हैं, अंडजनन को नहीं रोकते। अंडजनन तो होगा। फिर उसके बाद है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या है। तो जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात जेबी इंडेक्स कहलाता है। फिर उसके बाद खालिस्तान पे आते हैं। पहला खालिस्तान है, वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल 3 नियम दिए थे। एक तो प्रभाविकता का नियम, एक युग्मकों की शुद्धता का नियम, और एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। कंडीशन ये होती है 44 + X0। ये महिला के अंदर होती है, और इसके अंदर डबल अक्स होनी चाहिए, लेकिन एक अक्स वो गायब हो जाता है। तो ऐसी महिलाएं वो स्टेराइल होती है। डीएनए के एक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखो डीएनए है इस तरीके से, ये डीएनए है मैंने बनाया है, और इसका एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक होता है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फिर वह है UAA, UAG और UGA, ये समापन कोडोन होते हैं। याद करने की ट्रिक है, इनको उग, उआ एंड उगा। UA एक साथ आ जाएगा, फिर GA आ जाएगा, फिर GA यहाँ लिख दो आप, और एक U को यहाँ लिख दो। तो ये इस तरीके से आप याद कर लेना। उग, उआ एंड उगा समापन कोडोन होते हैं, और ये 3 ही समापन कोडोन होते हैं। इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या 7 होती है। तो ये आपके NCERT में इस तरीके की लाइन दी हुई है। ये देखिए 10 जंतुओं में 7 कीट है। तो ये एज इट इज NCERT की लाइन आई है। तो आप ज़्यादा NCERT को फोकस करें। फिर उसके बाद है
जब एक पारिस्थितिक समुदाय एक निश्चित समयांतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इस क्रिया को अनुक्रमण कहते हैं। जैसे नग्न चट्टान है और नग्न चट्टानों पर क्या होती है, लाइकेन आके ग्रो करने लग जाती है। फिर लाइकेन क्या करती है, चट्टानों को छोटे छोटे महीन टुकड़ों में तोड़ देती है और वहाँ पे ब्रायोफाइट है वो आके उगने लग जाता है। फिर उससे बड़े पादप आके उगने लग जाएंगे तो एक नग्न चट्टान पर फिर कई सालों बाद है वो एक फॉरेस्ट है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसको अनुक्रमण कहते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। फिर उसके बाद सही जोड़ी है तो एड्स है। एड्स एक यौन संचारित रोग है। तो एसटीडी, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एस टी और डी, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। और भी कई यौन संचारित रोग है जिनको आप याद कर लीजिएगा। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया था। फिर है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होता है कि अपनी सेल्स होती है, अगर कोई वायरस आके इसको इन्फेक्ट करता है तो ये सेल्स क्या करती है, प्रतिरक्षा की सेल्स क्या करती है, इंटरफेरोन बनाती है और बाकी की जो सेल्स होती हैं उनको अलार्म भेजती है। यहाँ पर ये इंटरफेरोन बन के आएगा और इन पर लगेगा और इनको पता चलेगा कि इंटरफेरोन जब भी बना इसका मतलब वायरस ने अटैक किया है, तो ये उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इंटरफेरोन एक विषाणुरोधी प्रोटीन होता है जो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं वो बनाती है। एंथ्रेक्स है वो जैव युद्ध यानी बायोवार है। जैसे कोरोना को फैलाकर कई लोगों को मारा गया था, तो बहुत सारे देशों की ये मंशा होती है कि अगर अपन वायरस या बैक्टीरिया को फैलाकर बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता है और एक युद्ध की तरह लोगों को मारा जा सकता है, हथियार नहीं उठाने पड़ते। तो ये एक एंथ्रेक्स को भी यूज किया गया था जैव युद्ध के लिए। टीबी के लिए बीसीजी टीका लगता है। बायोगैस में मीथेन गैस बनती है और दाल कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु है वो रहता है। आगे के क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। देश के जैव संसाधन की चोरी डकैती गैर कानूनी उद्योगन को बायोपायरेसी कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे बासमती चावल उग रहे हैं और अमेरिका ये दावा करने लग जाए कि बासमती चावल तो हमारे यहाँ उगते हैं, इंडिया में नहीं उगते हैं, और वो वहाँ पे उगाकर बेचने लग जाए और बायो पेटेंट करवा ले उसका, तो ये बायोपायरेसी है, किसी भी जैव संसाधन की चोरी करना। कवक व उच्च श्रेणी के पादपों के जड़ों के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसको माइकोराइजा कहते हैं। पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर 10% ऊर्जा का परिवहन होता है। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट को जैसे खाया हिरण ने और हिरण को खाया शेर ने, तो इसके अंदर जितनी ऊर्जा थी उसका 10% गया हिरण के अंदर और हिरण के अंदर जितनी ऊर्जा थी उसका 10% जाएगा शेर के अंदर। तो 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर की पूरी क्रियाविधि और पीसीआर की पूरा है वो आप इसमें 3 स्टेप होते हैं, वो सारा जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो भी याद कर लेना क्योंकि पीसीआर इम्पोर्टेंट है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसको प्रयोग किया जाता है। देखो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने एक प्लाज्मिड लिया और इस प्लाज्मिड को मुझे यहाँ से यहाँ काटना है तो अपन कैंची से तो काट नहीं सकते क्योंकि ये प्लाज्मिड ही नहीं दिखता है। तो यहाँ पे क्या डाला जाता है, एक एंजाइम डाला जाता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये क्या करते हैं, डीएनए को काट देते हैं। अब अपना जैसे ये डीएनए है, ये अपना डीएनए है, इसको अगर अपन को काटना हो तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से इसको काट सकते हो और यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। फिर इसकी कई सारी कॉपियाँ हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो आणविक कैंची की तरह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का काम भी लिया जाता है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है। किसी भी कोशिका या जीव के आनुवंशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है, तो वो क्लोन कहलाती है। इसके अंदर क्या है, जो आपके बायोटेक वाला जो पोर्शन है इसके अंदर एक टाक डीएनए पॉलीमरेज को भी काम में लिया जाता है। तो टाक डीएनए पॉलीमरेज ये पीसीआर में काम में आता है। ये इसलिए काम में आता है क्योंकि ये हीट स्टेबल है। अगर आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ाओगे
तो क्योंकि जो एंजाइम होते हैं, पॉलीमरेज मरेज लग गया, एज लग गया, तो ये एंजाइम है। तो एंजाइम क्या होते हैं कि हीट को सहन नहीं कर पाते हैं और बिखर जाते हैं। तो ये टाक डीएनए पॉलीमरेज है, ये हीट को सहन कर सकता है और ये डिस्ट्रक्ट नहीं होता है और बने रहता है, स्थायी बने रहता है। और पीसीआर में ये डीएनए की कई सारी प्रतियां हैं वो तैयार करके देता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, टाक डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। आगे के क्वेश्चन जो बड़े हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।